नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ये टाइटल मैंने खुद नहीं लिखा है, लिटरली बांग्लादेश मीडिया में ये टाइटल लिखा गया है कि अब तो इंडिया बांग्लादेश को 3 मिनट में उड़ा सकता है। ये कैपेबिलिटी जो है इंडिया ने गेन कर लिया है, इंडिया ने अटेन कर लिया है। तो अब बांग्लादेश का क्या होगा? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी रहेगा इस वीडियो में। और ये जो एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक वेग स्टेटमेंट दे दिया, प्रॉपरली जो उन्होंने कहा उसके पीछे बहुत अच्छा एनालिसिस और नॉलेज और लॉजिक, प्रॉपरली लॉजिकली विथ स्टेटिस्टिक्स एंड डेटास उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस जो है उन्होंने किया है और कमेंट सेक्शन में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडी वर्ल्ड की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो इंडी वर्ल्ड चैनल है, यहाँ पे जॉइन फीचर, उसके बाद शॉपिंग, स्पॉन्सर्स, मल्टीपल अर्निंग ऑप्शन जो है वो एनेबल हो चुका है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए, और एक छोटा सा इन्वेस्ट करके ही जो है आप इंडी वर्ल्ड और उसके साथ ही एससी म्यूजिक दोनों चैनल्स का पार्टनर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मेरा जो मेन फोकस है, मेरा आईवेव प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। आई एम वर्किंग इन सिक्किम राइट नाउ, और एक दो गाने और शॉर्ट फिल्म शूट करने के बाद ही यहाँ के गवर्नमेंट जो है काफी फंडिंग और काफी सपोर्ट मिलता है यहाँ के गवर्नमेंट से। तो अगर आप इन सब चीजों में मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम है नईम। इस समय बांग्लादेश में लोगों का एक बड़ा हिस्सा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लगभग 40% से अधिक लोग, उससे भी अधिक, शायद 60% ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें भारत के साथ कोई संबंध नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत से युद्ध भी करेंगे। तो युद्ध करते गेले तो युद्ध के समय एक देश को जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें से 3 चीजें यहाँ बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 है इकोनॉमी। जब आप युद्ध करना चाहते हैं तो आपको भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। रूस की स्थिति को देखिए, यूक्रेन की स्थिति को देखिए। यूक्रेन को दुनिया भर से आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है, लेकिन क्या यूक्रेन अब भी रूस के साथ युद्ध करने में सक्षम है? यूक्रेन की इकोनॉमी नष्ट हो गई है। युद्ध के दौरान रूस जैसे देशों का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ गया है। सैन्य खर्च में वृद्धि से अन्य व्यय में संकट पैदा हो गया है। अब आप लेबनान को देखिए, लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। प्रतिदिन युद्ध पर लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं। युद्ध छेड़ने के लिए आपको मजबूत इकोनॉमी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पैसा है तो आप मशीनरी खरीद सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि हम सोचते हैं कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे तो हमें ये देखना होगा কতটা শক্তিশালী। भारत तो दूर কথা, আমরা মিয়ানমারের সাথে, भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। वो भी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। সবাই কিন্তু আমরা পোতায় আছি। क्योंकि सैन्य शक्ति की दृष्टि से म्यांमार के पास सभी उपकरण और मशीनरी मौजूद हैं। यदि इस समय बांग्लादेश और म्यांमार के बीच युद्ध हुआ तो हम म्यांमार के पास जीवित नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दुनिया के लिहाज से बांग्लादेश की सामरिक शक्ति आखिर है कितना? सामरिक शक्ति, तो सामरिक शक्तिते बांग्लादेश कतटुकु আসলে स्टेबल? हमारे पास अभी भी वे हथियार नहीं हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपियों के पास थे। हमारे पास प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की मशीनरी नहीं है। अब जबकि तृतीय विश्व युद्ध की दुंदुभी बज रही है, क्या बांग्लादेश की सैन्य शक्ति किसी देश के संबंध में कोई भूमिका निभाती है? नहीं रखता। ये वास्तविकता है। लेकिन म्यांमार को देखिए, अमेरिका जैसे देशों ने उन पर सैंक्शन लगा रखे हैं, इसके बाद भी वे अपने देश की इकोनॉमी, वॉर पॉलिसी और मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उन्हें रूस और चीन से बड़ा सपोर्ट मिलता है। मिलिट्री पावर में बांग्लादेश बहुत पीछे है। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद रूस जैसा देश उत्तर कोरिया से सैनिकों की रिक्रूट कर रहा है। बांग्लादेश और कई अन्य देश वहां प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। उत्तर कोरिया थे। इसलिए यदि हम सोचते हैं कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, उस स्थिति में हमारी क्या स्थिति होगी? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहूं तो बहुत से लोग पूछेंगे कि आप इस खबर पर क्यों गए?
इसीलिए मैंने ये न्यूज बनाया ताकि आप देख सकें कि भारत प्रैक्टिकली कहां आगे बढ़ रहा है और हम कहां हैं। দেশে গবেষণা কি হচ্ছে? हम बांग्लादेशी बस खोखली बातों का देश है। আপনি দেখেন ভারতের आप देखिए भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक छोटा बच्चा फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। তো ধ্বংসই हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। এডুকেশন हमारी एजुकेशनल बैकबोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। প্লাস গোল্ডেन आप किसी को अपना बायोडाटा या सीवी लिखने दीजिए, बांग्लादेश में लोग बंगाली में भी नहीं लिख सकते। टूटी फूटी अंग्रेजी तो दूर की बात है। পারবেন কতজন মানুষ बांग्लादेश में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बायोडाटा लिख सकते हैं? कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। इस मामले में हम कितने मजबूत हैं? টিভি লিখতে পারি না বা इस मामले में भारत बहुत आगे है। মানুষ বহুত বানান। ये भी एक वास्तविकता है। তো সেদিক থেকে ভারত आज के अपने वीडियो में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंध हों या चीन के साथ, হিসাবে भारत का लंबे समय से चल रहा विवाद, इस लड़ाई में भारत कितना मजबूत हुआ है। চীনের चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने टेक्निक से लेकर मिलिट्री, मिसाइल से लेकर स्पेस तक हर सेक्टर में प्रोग्रेस की है। চীনকে उन्होंने जो लेटेस्ट मिसाइल बनाया है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ক্ষেপণাস্ত্র খাত अब हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। একটা জিনিস কিন্তু তারা यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। অস্ত্র বহনে সক্ষম ये वास्तविकता है। অস্ত্র इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। আপনি বুঝছেন কখনো যদি ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধ হয় 5 মিনিট লাগবে পুরো বাংলাদেশের দাবাই দিতে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, আপনি এটা অস্বীকার করার हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमें पाकिस्तान को तेल लगाना पड़ेगा, अमेरिका को पापा बनाना पड़ेगा, কারণ আমাদের चीन को परदादा बनाना पड़ेगा। এই সামরিক भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। বাড়ছে, তবে যেই লোক फिर भी মিয়ানমার भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। মধ্যে नई बैलिस्टिक मिसाइल 3,500 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। क्या हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है? দ্বিতীয়বারের মতন তাদের नहीं। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের भारत के पास ये है। নতুন भारत के डिफरेंट स्टेट में जहां उनके इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं, वहां उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है। তা আমাদের কি हमारे पास क्या है? সিস্টেম আছে? নাই তো ভাই। हमारे पास कितने फाइटर जेट हैं? ভারতের আছে কিন্তু लड़ाकू विमान किस जेनरेशन का है? ক্যাটাগরি সেটা भारतीय नौसेना का कहना है कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से निर्मित 2 परमाणु सक्षम सबमरीन हैं। বলি যে একজন লোক এটা इन बैलिस्टिक मिसाइलों को उन 2 सबमरीन से प्रोजेक्ट किया जाएगा। কোন ভার্সন इस पर विचार करें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारी स्थिति वास्तव में क्या है? हम बहुत पिछड़े राष्ट्र हैं। फेसबुक पर लड़कर भारत को हराना जितना आसान है, प्रैक्टिकली भारत को हराना पूरी तरह से अकल्पनीय है। একদম জীবন টিবন দিয়া क्या आपने देखा है कि कैसे उत्तर कोरिया या ईरान पूरे पश्चिमी विश्व की परवाह किए बिना सैन्य शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप इसका कारण जानते हैं? বড় একটা জাতি খালি उनके पास मशीनरी है। তো কইরা ভারতের उस स्थिति में बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है। হাতগুলা बांग्लादेश सरकार को अपनी सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए तथा अपने रिसर्च बेस को समृद्ध करना चाहिए। আমেরিকার মতো टेक्नोलॉजी सेक्टर को और समृद्ध करना चाहिए। তো হয় हम फेसबुक पर पूरे दिन भारत को गाली देते हैं। ইরান यदि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक 4 दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाया है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया चलाने के लिए कर सकें? মেশিনারি क्या वहाँ कुछ है? বানাইয়া থুপ দিয়া রাখ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पैसा तो है, সেই ক্ষেত্রে लेकिन हमें अपने रिसर्च सेक्टर को और समृद्ध बनाना चाहिए। গবেষণা टैलेंटेड बच्चे स्कॉलरशिप पर विदेश जा रहे हैं। वे वहाँ अच्छे पैसे पर अपनी टैलेंट बेच रहे हैं। মানে আমরা हमारे देश की सरकारें उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नहीं जानती। মানে এখন তো केवल चोर और चोर जैसे लोग ही कुर्सी पर बैठे हैं। ফেসবুক টিকটক হোয়াটসঅ্যাপ इस तरह किसी देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? বানাই রাখছে যেটা चाहे आप भारत कहें या पाकिस्तान, আছে কিছু হাওলাই कूटनीति में कोई भी कभी भी स्टेबल पार्टनर नहीं होता। বাংলাদেশে आज भारत के साथ खराब संबंध कल अच्छे हो सकते हैं। फ्यूचर में युद्ध भी हो सकता है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आमने सामने? জিনিস তৈরি হচ্ছে क्या आप बस सड़क पर उतरकर जिहाद छेड़ने जा रहे हैं? স্কলারশিপে দেশের आप बाद में सड़क पर होंगे। ভালো বেতনে সেই वो एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से 3,500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर प्रोजेक्ट की जाएगी और वो बांग्लादेश के एक पूरे जिले को उड़ा देगी। हम बैठकर माइक्रोफोन पर गाली देने के अलावा सीमा पार कुछ नहीं भेज सकते। इसीलिए हमारी सरकार को इन क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, चाहे यहाँ कोई भी रहता हो या कोई भी आता हो, चाहे लड़ाई हो या ना हो। ये सेल्फ प्रोटेक्शन और अपनी रीढ़ को सीधा रखने के लिए आवश्यक है। আজকে ভারতের সাথে খারাপ देखते हैं कौन सी सरकार जागती है। দেখা যাক কোন সরকারের ঘুম ভাঙে। যুদ্ধ হতে পারে। ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম। All I wanna
तो सबसे पहले सोहेल राणा ने लिखा है कि मैं खुद एक मुसलमान हूं और मुझे लगता है कि दुनिया में हमसे ज्यादा घटिया कौम और कोई नहीं है और इसीलिए हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आज के सिविलाइज्ड समाज के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिश्चियंस का। हम मुसलमान सिर्फ दाढ़ी टोपी के अलावा और कुछ भी आविष्कार नहीं कर पाए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर तुमने हिस्ट्री ठीक से पढ़ा होता तो जानते कि जिस वक्त वेस्टर्न सो कॉल्ड क्रिश्चियंस लोग हिपीज की तरह जी रहे थे, उस वक्त भारत के पास ऑलरेडी एक डेवलप्ड थ्राइविंग सिविलाइजेशन था। लेकिन पहले मुगल्स और फिर ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगालीज क्रिश्चियंस, इन्होंने 200 साल तक इंडियंस को एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं दिया, नहीं तो विदाउट ए डाउट इंडिया आज टॉप पे होता। ये ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगालीज क्रिश्चियंस, इन्होंने दूसरे देशों को लूट के, दूसरे देशों की जमीन हड़प के अपना सिविलाइजेशन बिल्ड किया। सिविलाइज सोसाइटी का मतलब सिर्फ पैसा और क्लीन रोड्स और सिविक सेंस ही नहीं, सिविलाइजेशन का मतलब सबसे पहले है मोरालिटी। और आज भी यूएसए और वेस्टर्न के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस इराक, लीबिया, अफ्रीका, ऐसे बहुत जगह में जहां पे लोग कमजोर है, यूएसए से प्रॉपर फाइट बैक नहीं कर सकते हैं, वहां पे यूएसए और ये वेस्ट के जो क्रिश्चियंस है वो लोग रेगुलर बॉम्बिंग करते हैं और लाखों इनोसेंट सिविलियंस की मौत हो रही है वहां पे उन बॉम्बिंग से। सो दिस वेस्टर्न क्रिश्चियंस आर फार फ्रॉम बीइंग सिविलाइज्ड। जानवर भी इनसे ज्यादा सिविलाइज्ड है, एक जानवर की भी इससे ज्यादा फीलिंग्स, सिंपैथी और मॉरलिटी होती है। उसके बाद नीलॉय रिंकी ने कमेंट किया कि इतने दिन बाद एक प्रैक्टिकल और सच बात कही है। सच तो यह है कि इंडिया के साथ जंग में हम एक दिन भी नहीं टिक सकते। घंटा पूरा दिन साला 2 मिनट नूडल। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल ने लिखा है कि ब्लेड से लेके बांग्लादेश की 80% चीजें इंडिया से ही मंगवाए जाते हैं, तो फिर हम लोग जो इतना चौड़े होके सीना ठोकते हैं उससे क्या फायदा। मुझे लगता है कि देश में शांति रहना सबके हित में है। उसके बाद नजमुल इस्लाम 2567 ने लिखा है कि जज्बाती नस्ल है हम, दिमाग मोटा और एक नंबर के संकी लोग हैं हम। मैं पागल हूं। उसके बाद शादीन B4B ने लिखा है कि आज हमारे इतने मेधावी छात्राएं हैं कि बांग्लादेश विश्वविद्यालय के लिस्ट में 1000 से लेके 1200 का रैंक पाता है। उसके बाद मोहम्मद अकबर अली ने कमेंट किया कि ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हम 0 है। ये है वो जीरो, उसके बाद महबूब खान ने लिखा है कि जज्बात से ना तो दुनिया चलती है और ना ही जंग नहीं, इंडिया के साथ डायलॉग और फ्रेंडशिप होनी चाहिए। उसके बाद आशिक शिकदार ने लिखा है कि गॉसिप में, झगड़े में, पॉलिटिकल करप्शन में हम लोग बहुत आगे हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग 200 साल पीछे हैं। उसके बाद जीके बोल्ट ने लिखा है कि भाई हम लोग 2 नंबरी में इंडिया से आगे हैं। बात तो सही है। उसके बाद लिमोन आफरीन ब्लॉग्स ने लिखा है कि आज का टॉपिक हमारे देश और जाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जज्बाती होकर हम बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं और काम कम, बातें ज्यादा करते हैं। करेंटली हमने हमारे सारे पड़ोसी देशों को दुश्मन बना लिया है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी साधारण बांग्लादेशी नागरिकों को। और जो लोग पावर में हैं वो तो पैसे लेके विदेश में भाग जाएंगे। उसके बाद फाहिम खान ने लिखा है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल देख के यह साफ समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। उसके बाद पीएल चौधरी ने लिखा है कि ब्रदर, आपकी ये एनालिसिस मुझे बहुत पसंद आया। एक बांग्लादेशी मुसलमान के तौर पे खुद के जाति को गाली देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसके बाद वसुंधरा रेटिंग एजेंसी ने लिखा है कि हम लोग 53 वर्षों से एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं बना पाए, बस चावल और नाव, इन दोनों के सहारे ही 53 साल पार कर दिए, किसी भी फील्ड में कोई स्ट्रांग बेस बना ही नहीं पाए। उसके बाद ऑंकोन गेमन ने लिखा है कि हमारे कुछ बांग्लादेशी एडुकेटेड लोगों को पता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उसके बाद मिदुल खान ने लिखा है कि कुछ हुजूर लोग 18 करोड़ जीवनों के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टी जीवन विरोध ने लिखा है कि बांग्लादेश में भी ताकत है और सामर्थ्य भी है, और वो है लंबी लंबी फेंकने की ताकत और ढीठ बन के मार खाने की सामर्थ्य। जहां भी जाते हैं मार खाते हैं। उसके बाद सुरेंद्र कुमार ने लिखा है कि भाई भारत आर्थिक और सामरिक शक्ति में दोनों में ही चौथे स्थान पे आते हैं, लेकिन फिर भी भारत हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम बांग्लादेशियों में पाकिस्तानी चुड़ैल, डायनो और प्रेतात्माओं की आत्मा विराजमान है, और चुड़ैल और प्रेतात्माओं से लड़ना इंसानों की बस की बात नहीं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि
उनके लिए हमारे पुरोहित और तांत्रिक है ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान में पहले मिसाइल और बॉम्ब से आग जलाएंगे, बाद में उसी आग में हवन और यज्ञ करेंगे प्रेतात्माओं को छुटकारा दिलाने के लिए। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंडियन सुपरसोनिक मिसाइल्स के ब्लास्ट और एक्सप्लोजन ही काफी है तुम्हारे जैसे प्रेतात्माओं को दोबारा कब्र में भेजने के लिए। उसके बाद एसडी ग्रीन ने कमेंट किया कि एशिया में चाइना के बाद ही भारत है बॉस। उसके बाद मोहम्मद शमीम ने लिखा है कि सिर्फ मशीन रहने से नहीं होता है, साहस की भी जरूरत पड़ती है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि यूएसए, यूके, पूरे वेस्ट के वारशिप्स के सामने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके तुम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान के कोठे से और पाकिस्तान के हारेम से हमने बाहर निकाला और तुम लोग साहस की बात कर रहे हो। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है।